नमस्कार बच्चों। आज मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, संभाग जबलपुर से बात सीधी थी कविता पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। बात सीधी थी पर कविता जो है वो कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। कुंवर नारायण जो हैं वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक बहुत बड़े कवि हैं, जिन्होंने आधुनिक विषयों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनका चित्र आप देख रहे हैं, कुंवर नारायण जी। इन्होंने साहित्य के सृजन की लगभग सभी विधाओं पर अपना काम किया है। इनका कवि परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम श्री कुंवर नारायण था। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। कविता लेखन का आरंभ उन्होंने किया अंग्रेजी भाषा में, लेकिन शीघ्र ही वे हिंदी की ओर उन्मुख हो गए, अर्थात इन्होंने हिंदी में साहित्य सृजन करना प्रारंभ कर दिया। इनके 4 प्रमुख काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं और इस बार। ये इनके 4 कविता संग्रह हैं। इन्होंने नचिकेता की कथा पर एक खंड काव्य आत्मजयी लिखा। काव्य के 2 प्रकार होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें है महाकाव्य और खंड काव्य। तो इन्होंने आत्मजयी खंड काव्य लिखा, जिसके प्रमुख पात्र हैं नचिकेता। नचिकेत सह कथा एक पत्रिका है जो आती है विद्यालयों में। इनका कहानी संग्रह आसपास 1971 में छपा। आज और आज से पहले इनका निबंध संग्रह है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। युग चेतना है, नया प्रतीक है, छाया नट है। इनका संपादन कार्य इन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक किया। इन्हें कई प्रकार के सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए गए। 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया। 1982 में इन्हें तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया और केरल के कुमारन आसन अकादमी के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनका कविता संग्रह जो है कोई दूसरा नहीं, उसमें संकलित ये कविता है बात सीधी थी पर। इसमें भाषा की सहजता की बात कही गई है। इस कविता में हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं। यह स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। हम अनेक शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, पर उन सब के अपने विशिष्ट अर्थ भी होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। इस कविता में इसी के बारे में बताया गया है। इस कविता को पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं, वो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं: काव्यमय वातावरण बनाकर विद्यार्थियों का ध्यान काव्य पाठ पर केंद्रित करना, काव्य पाठ के माध्यम से उनमें सरसता, रोचकता एवं ज्ञानवर्धन का विकास करना। इसके और भी सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं: शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग करना सिखाना विद्यार्थियों को। ये इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। शब्दों का सहूलियत के साथ प्रयोग करना भी इस कविता पाठ का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। बिंब और मुहावरों का अर्थ समझकर भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाना इस कविता का विशिष्ट उद्देश्य है। आधुनिक युग की कविताओं की संभावनाओं से अवगत भी कराया जाना आपको, ये भी इस कविता का उद्देश्य है। मूर्त उपमानों के माध्यम से अमूर्तता को साकार करना
और रचनाकार के अभिप्राय को स्पष्ट करना इस कविता पाठ के प्रमुख विशिष्ट उद्देश्य थे। आधुनिक कविताओं के बारे में आप लोगों को पूर्व ज्ञान पहले से है, आप लोगों को मुहावरों की जानकारी है, बात और भाषा के पारस्परिक संबंधों की भी आपको जानकारी है और जीवन का यथार्थ के साथ जुड़ाव। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो आपको जीवन की सच्चाई के बारे में बता सके, एक अच्छा जीवन जीने योग्य इंसान बना सके। तो इस कविता का भी वही प्रमुख उद्देश्य है। अब प्रस्तावना पर मैं आता हूँ। प्रस्तावना आमतौर पर कक्षाओं में पूछी जाती है बच्चों से और बच्चे उसके जवाब देते हैं कविता से जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ वर्तमान में कोरोना के कारण एक तरफा संवाद चल रहा है, तो मैं एक सामान्य प्रश्न करूँगा, उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा आपको। कौन सी कविता आपको क्लिष्ट लगती है, कठिन लगती है? जिस कविता के शब्दों का अर्थ आपको समझ में ना आए वो कविता हमें कैसी लगती है, कठिन लगती है। कविता कैसी होनी चाहिए? पहले ही प्रश्न के उत्तर में इसका अर्थ छुपा हुआ है। दूसरे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, कविता सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा को संप्रेषणीय कैसे बनाया जा सकता है? भाषा को सहजता और सरलता के साथ प्रयोग कर इसे परिस्थिति के अनुसार कथ्य कहकर संप्रेषणीय बनाया जा सकता है। बात का प्रभाव कैसे बना रहता है? बात में जब शब्दों का उचित प्रयोग हो, जटिलता के बंधनों से वो मुक्त हो, तो उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। कविता का आदर्श वाचन कर लेते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। इसका तात्पर्य यह है कि कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की तो बात की सरलता जो है वो ख़त्म हो गई। बात कैसी हो गई? जटिल हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना चाहा। जब बात नहीं बनी तो शब्दों को कवि ने काटा छाटा, कहीं से तोड़ा मरोड़ा, इधर घुमाया उधर घुमाया, लेकिन मूल बात प्रकट नहीं हो सकी। कोशिश करने के बाद भी कवि की सहजता प्रकट नहीं हो पाई, तो कवि ने फिर क्या किया? उसे जबरदस्ती करने का प्रयास किया। भाषा के उलटफेर से एक जंजाल बनाने का प्रयास किया और बाद में उसी जंजाल से मुक्त होने की चेष्टा की, परंतु दोनों ही बातें नहीं हो सकी। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल होती गई और वो अपना सरलता का स्तर खोती गई। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता बढ़ती चली गई। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, जैसे उल्टा पलटा, ये शब्द युग्म हैं, इनका अनुप्रास की तरह प्रयोग किया गया है। भाषा का चक्कर और टेढ़ी फंसी, ये लोक प्रचलित उक्तियां हैं। साथ साथ एक शब्द आया है ना? वो साथ साथ जो शब्द है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का द्योतक है। लेकिन क्या हुआ इससे? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अर्थात कवि इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि
भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला जा रहा था। जिस प्रकार जब हम कोई पेंच कसते हैं तो वो फंस जाता है, उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय हम उसे ज़बरदस्ती ठूसम ठास करते हैं, हथौड़ी से उसके ऊपर वार करने लगते हैं कि किसी तरीके से ये बात बन जाए। उसी तरह का प्रयोग कवि ने अपनी कविता की भाषा में किया है। कवि को बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसके अज्ञान की वजह से उसने कुछ इस तरह के शब्द उसमें इस्तेमाल कर दिए जो लोगों की समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन उन शब्दों के प्रयोग से जो तमाशबीन लोग हैं वो उसे शाबाशी और वाह-वाह तो देंगे, लेकिन कविता का जो मूल उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, पाठकों की समझ में कविता आसानी से नहीं आएगी। इसमें कवि ने तमाशबीन की शाबाशी एक वाक्य प्रयोग किया है, जिसे व्यंग्योक्ति के माध्यम से कवि ने प्रयोग किया है। तो इसकी शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे कि भाषा शैली कैसी है, व्यंग्यपूर्ण है। कवि ने पेंच कसने के बिंब के द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। इससे कथ्य सजीव और प्रभावी बन पड़ा है और ये दृश्य बिंब है, पेंच खोलना। इस अलंकारिक दृष्टि से देखें तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और वे तरह कसता चला जा रहा था। इसमें वे तरह जो है वो विशेषण है। तो कवि ने काफ़ी शिल्प सौंदर्य इसमें प्रयोग किया है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा था, जो वो अस्पष्ट हो गया। मतलब कवि अपनी ही कही हुई बात में उलझने लगा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठूंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात भाषा के साथ जबरदस्ती करने का परिणाम क्या हुआ? कवि को डर था, वही परिणाम हुआ। मूल भाव कवि का नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना शक्ति नष्ट हो गई। कवि की जो अभिव्यक्ति है वो मंद पड़ गई और भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद ही कविता में रह गई, उसका मूल कथन जो है वो नष्ट हो गया। तो अंत में कवि ने झल्ला कर क्या किया, चमत्कारी शब्दों से ठूंस ठांस कर कविता को ऐसे ही छोड़ दिया। वह कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता जैसी दिखती रही, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। कथन में कोई प्रभाव नहीं रहा, भावों की सघनता नष्ट हो गई और भाषा जो है वो दुरूह शैली में प्रकट होने लगी और कविता पूरी प्रभावहीन हो गई। तब कवि की जो बात है, उसने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा कि तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी नासमझी पर बेमतलब का पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। इस पूरे पैराग्राफ में, इसके पूरी कविता में अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट और बनावट के कवि ने प्रयोग किया है। इस काव्यांश में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है और बात की चूड़ी मरना, कथन के प्रभाव का बिल्कुल नष्ट हो जाना, यह एक सशक्त प्रयोग है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती ठूंसने का परिचायक है। बात का मानवीकरण बहुत सुंदर और प्रभावी बन पड़ा है।
कवि का पसीना पोंछना बहुत सुंदर बिंब है, जो परिश्रम की व्यर्थता का द्योतक है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें बिखरी हुई है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछना, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कील की तरह ठोंक दिया, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा का आडंबर दिखाकर अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए कील ठोंकना, बहुत ही सुंदर उपमान कवि ने प्रयोग किया है इसमें। काठिन्य निवारण, कवि ने इसमें बात से संबंधित कई कथन कहे हैं। बात की चूड़ी मर जाना, अर्थात बात में कसावट ना होना। बात का पेंच खोलना, बात को सहजता से स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, मतलब बात का पकड़ में ना आना। पेंच को कील की तरह ठोंक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का बन जाना, अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य होना, अर्थात हम जो कहना चाह रहे हैं वो श्रोता की समझ में आ जाना चाहिए। एक बार पुनरावृत्ति में इसका पूरा सार बताए देते हैं कि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं में संकलित कविता बात सीधी थी में भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं, जैसे एक पेंच के लिए एक निश्चित खाका बोल्ट होता है। हम अनेक शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी प्रयोग करते हैं, पर उन सब के लिए अपने विशिष्ट अर्थ भी होते हैं। कभी कभी सीधी तरीके से कही जा सकने वाली बात को अधिक अलंकारमय बनाने के फेर में बात और भी उलझ जाती है और प्रभावहीन हो जाती है। अतः किसी भी बात को संप्रेषित करने के लिए भाषा सहज व सरल ही होनी चाहिए, जिससे भाषा की सुंदरता भी बनी रहे और बात भी प्रभावहीन और अर्थहीन होने से बच जाए। ये इस कविता का सार था संक्षिप्त में। कुछ प्रश्न हैं, भावानुभूति के प्रश्न हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय है उसकी सरलता, सादगी और सहजता का बना रहना। उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनका अर्थ पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। बनावटी शब्दों के आडंबर से बचना, सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है। बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं। अभी हमने बहुत सारे मुहावरे कविता में पढ़ लिए कि बात का पेंच खुलना, बात की चूड़ी मरना, बात का बन जाना। ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे हैं, बात का बतंगड़ बनाना, बातें बनाना, बात बढ़ाना। ये सारे मुहावरे हम इसमें लिख सकते हैं। कवि ने मूर्त उपमानों के माध्यम से जिन कथ्यों की अमूर्तता को साकार किया है, लिखिए। जैसे कवि ने इसमें कुछ उपमान प्रयोग किए हैं कि पेंच की तरह है, तो ये मूर्त उपमान है और इसमें भाषा और शब्दों के प्रयोग की अमूर्तता को साकार किया है। तो इस तरह के और कई उदाहरण आप कविता से ढूंढकर लिख सकते हो। आधुनिक युग की कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो ये तो कविता के वर्तमान संदर्भ में क्या आयाम है, इस पे हम लोग कक्षा में जब मिलेंगे तो इस पे चर्चा कर सकते हैं। अभी आप इस पे विचार करके और आधुनिक कविता को सीख सकते हो। शब्दों का सहूलियत के साथ प्रयोग करने पर कथ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पुनरावृत्ति का प्रश्न है। तो जब हम शब्दों का सहूलियत के साथ प्रयोग करते हैं तो कथ्य मतलब कथन जो है वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है, अर्थात पाठक और श्रोता को आसानी से समझ में आ जाता है। चूँकि पुनरावृत्ति प्रश्न कक्षा में विद्यार्थियों से किए जाते हैं तो आंसर विद्यार्थी देते हैं, परंतु यहाँ पर एक तरफा संवाद है, इसलिए मैंने ही उत्तर बता दिया। अगला प्रश्न है, कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात कैसा रूप धारण कर लेती है? कभी कभी भाषा के चक्कर में जो है वो सीधी सी बात कठिन जटिल बन जाती है कि वो श्रोता या पाठक को आसानी से समझ में नहीं आती।
गृह कार्य, कविता का सही उच्चारण के साथ पाठन करना है आपको घर में। पाठ के जो प्रश्न दिए हैं कविता के पीछे, उनको आपको संक्षिप्त में उत्तर लिख लेना है। कविता का केंद्रीय भाव संक्षेप में लिखना है, एक स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया है। पाठ में आए जो कठिन शब्द हैं उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करने से उनके अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चूँकि ये हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम इसे आसानी से एक दो बार प्रयास करने पर समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रस्तुतिकरण आप लोगों को पसंद आया होगा। आप अपनी विचार मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैंने सरलतम तरीके से इस कविता का भाव आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि मैं अगली कविता को और आसान और आपकी रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।